अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लिमान की ताहियात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत जो कि बराह रास्त नशर भी की गई। अदालत के 7 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुस्तरद हिलाली शामिल हैं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा इसकी सदारत कर रहे हैं। ताहियात नाअहली केस में समाअत के दौरान उनकी जानिब से रिमार्क दिए गए कि इलेक्शन सर पर हैं, हमने ये मसला हल करना है। सियासतदान अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, आमिरों और सियासतदानों को एक साथ परखा नहीं जा सकता। जबकि आमिर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं आता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, नया कानून आ चुका, नाअहली की मुद्दत 5 साल हो चुकी है, ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रहेगी। तो बराह रास्त समाअत आज नशर की गई थी ताहियात नाअहली के हवाले से। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाता चलूँ। अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। शाइक उस्मानी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के माहिर कानून है। अजहर सिद्दीक साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। शाइक उस्मानी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले कानूनी लिहाज से अगर कुछ निकात उस पर हम बात कर लें। ये नाअहली ताहियात, इसके खिलाफ जो समाअत हो रही है बराह रास्त, इसमें बहुत से अहम सवालात किए गए हैं अदालत की जानिब से। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर कोई कत्ल कर देता है या अगर कोई गबन करता है तो अगर उसकी नाअहली की मुद्दत का तयन है तो झूठ बोलने वाले पे ताहियात नाअहली क्यों है। अब ये पॉइंट 62, 63 से डायरेक्टली जो है वो लिंक कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हेलो, शाइक उस्मानी साहब गालिबन सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाजी साहब, इस समाअत के हवाले से मुंतखब नुमाइंदे, उन्हें ताहियात नाअहल करना गलत है, ये दलाइल बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दिए गए, लेकिन वहाँ पर दूसरे तरफ के दलाइल भी डेफिनेटली जो है वो मौजूद हैं। ओवरऑल आप इस हवाले से क्या तज्जिया करेंगे? देखिए जी, मेरी इसमें गुजारिश ये है कि सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम वहाँ आता है जब हम किसी भी केस को उसके मेरिट या असूल के बजाय अगर हम इस एंगल से देखना शुरू कर दें कि इस फैसले से किस फरीक को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अच्छा, वो जो फरीक है उसको बराह रास्त नुकसान या फ़ायदे के बारे में मेरे ज़ाती जज्बात क्या हैं, यानी मैं खुश हो रहा हूँ या मुझे बुरा लग रहा है, तो अगर इस पस मंज़र के साथ राय दी जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। असूल की या कानून की जो हम ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है, मुस्तकिल हम सुन रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी मुस्तकिल ये कहते हैं कि सियासत की तरफ मत जाएं, सियासी तकरीरें मत करें, लॉ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि उनकी इस बात से मैं 100%, 1000% इत्तेफाक करता हूँ। और असूल की बुनियाद पर हर कोई इत्तेफाक करेगा, असूल की बुनियाद पर हर कोई इत्तेफाक करेगा। और ये अपनी बात वो क्या कि ये जो बुनियादी तौर पर ये जो ताहयात नाअहली का जो मामला है, इस पर जितने भी सवाल उठाए गए हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं। बिल्कुल, मतलब मिसाल के तौर पे अमीन, सादिक और अमीन जी, यानी ये आखिरकार जब जरा होती रही तो हमने सुन लिया कि वकील साहब ने खुद चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि इसका फैसला तो खुदा ही कर सकता है कि सादिक कौन और अमीन कौन है। ये जो टर्म है, ये बिल्कुल जायज़ सवाल उठाया जस्टिस काजी ने कि ये यानी पूरा जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये अमीन का लफ्ज बिल्कुल, क्या इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद नहीं थी? ये एक डिक्टेटर ने, एक यानी जनरल ज़ियाउल हक ने ये नाम शामिल करवाया और ये इतना सख्त है। यानी सादिक और अमीन का असूल अगर अप्लाई कर दिया जाए तो इसमें तो एक सरकारी गाड़ी अगर दफ्तर से कोई घर जा रहा है और उसने जाते हुए रास्ता आधा किलोमीटर ज़्यादा तय कर लिया तो इस बुनियाद पर आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये जो सवाल है कि ताहयात यानी नाअहली, इस पर जितने भी यानी जो ऑब्जर्वेशन बड़ी दिलचस्प है, सारी की सारी समाअत, उसको बहुत वो सबके लिए सीखने का उसमें मौका मौजूद है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ताहयात किसी की नाअहली, कौन सा उसने ऐसा जुर्म कर दिया है? यानी क्या उसने रियासत के खिलाफ बगावत कर दी है? क्या उसने गद्दारी कर दी है? क्या वो गद्दारी स्टैब्लिश्ड हो गई है? फिर तो ठीक है। अब ठीक है, बहुत अहम ये पॉइंट है, इसी पर ही कानूनी राय ले लेते हैं। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। बात कर लेते हैं आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 25,991 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि 22,711 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं।
मजमूई तौर पर 21,684 मर्द और 1,027 खवातीन के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3,240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इनमें से PTI के 1,996 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि 624 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। क्या सूरत हाल है, यही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब बनी, ब्यूरो चीफ कराची, इसके अलावा कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद की पहले बात कर लेते हैं। कामरान खान बताएगा, अभी मजमूई नंबर क्या सामने आया है और जो अपीलें दायर हुई हैं वो अब तक कितनी अपीलें दायर हो चुकी हैं, किस किस की जो है अपील मंजूर हुई, किसकी मुस्तरद हुई? देखिए, अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो 3,000 3,500 के करीब ये कहा जा रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ने फिगर्स दिए थे कि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों से जो कागजात रिजेक्ट हुए थे वो उनकी तादाद जो है वो 3,500 के करीब 3,500 थी। तो इस इनके खिलाफ जो है वो अपीलें आनी थी और आई, लेकिन इसके साथ साथ ये तादाद जो है इसलिए भी ज्यादा होती है कि ये सिर्फ अपील करने का हक सिर्फ उसको नहीं होता कि जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएं, बल्कि आप कागजात नामजदगी अगर एक्सेप्ट किए हुए हैं और उसके खिलाफ अपील दायर करना चाह रहे हैं तो उस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स के खिलाफ भी अपील जो है वो दायर हो सकती है। तो इसलिए जो नंबर है इलेक्शन कमीशन का कि ये 3,500 जो है वो अपीलें हैं जो कि वो रिजेक्ट हुई हैं, तो अपीलों का नंबर जो है वो उससे इसलिए भी ज्यादा है कि कुछ इसमें जो यानी कि जिनके के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए होते हैं उनके खिलाफ भी है उस एक्सेप्टेंस को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए जो कागजात नामजदगी की रिजेक्शन की रेशो है तो अपीलों की जो तादाद है वो उससे ज्यादा होती है। और मैं इसमें बताता चलूं कि जैसे इस्लामाबाद की आप मिसाल लीजिए तो इस्लामाबाद के 3 हलकों से 91 जो थी वो अपीलें जो थी वो दायर हुई थी, जिनमें से कि 50 के करीब अपीलें जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। उन तमाम अपीलों में जो कि मुतल्लिका एपेलेट ट्रिब्यूनल्स थे उन्होंने नोटिस भी जारी किए हैं, जिसमें जो फरीक होता है जिस केस से मुताल्लिक जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज हुआ होता है उससे मुतल्लिका फरीक को नोटिस जारी होता है। ज्यादातर नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाते हैं, उनसे जवाब मांगा जाता है और उसकी बुनियाद पर फिर फैसला किया जाता है। एक यहां पर इस्लामाबाद में एक दिलचस्प केस है जिसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। यहां से एक ट्रांसजेंडर है नायाब अली, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे, लेकिन उनकी कागजात की मंजूरी के खिलाफ उन्हीं के मुकाबिल एक और ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने अलमास बॉबी जिनका नाम है, उन्होंने उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट किए जाने को चैलेंज किया था और यह कहा था कि इनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जाएं। तो आज इस केस की बाकायदा समाअत थी। जो अलमास बॉबी हैं उनका यह कहना था कि शरई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके मुताबिक जो ट्रांसजेंडर होता है उनमें तफरीक कर दी गई है, एक मेल ट्रांसजेंडर होता है और एक फीमेल ट्रांसजेंडर होता है, जबकि नायाब अली का जो शनाख्ती कार्ड है उसमें यह तखसीस नहीं है, उसमें एक्स का जो उनकी जो जिन्स है उसको एक्स डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब यह है कि ना वो ही मेल और ना ही शी मेल डिक्लेयर होंगे। तो उनका यह कहना था कि इस रूह से उनको पहले डिक्लेयर करनी चाहिए अपनी जिन्स, इसके बाद फिर जो है ये मामला आएगा। तो ये वाला इस मामले के ऊपर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने नादरा को भी नोटिस जारी किया है और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया है और यह समाअत जो है ये वाली पीर तक मुलतवी कर दी गई है। मैं बताता चलूं कि इसी तरीके से जितनी भी अपीलें हैं उन तमाम की जो है वो समाअत के लिए वो फिक्स हुई हुई हैं अपना मुतल्लिका इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में और उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है और ये 10 तारीख तक यानी 10 जनवरी तक ये वाला सिलसिला जो है अपीलों की डिस्पोजल का ये जारी रहेगा और रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा जो है वो सुने भी जाएंगे और उनके ऊपर फैसला जो है वो भी दिया जा रहा है। ठीक है, कामरान खान हमारे साथ रहिएगा। शुएब बनी से बात करते हैं और कराची की सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं। शुएब, अब बताइएगा कि अब चूंकि अपीलें दायर करने का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब इन पर समाअत शुरू होगी। कराची में कितनी गहमा गहमी है, समाअत का अमल कब से शुरू होगा और किन किन डेट्स पर समाअत होगी और किस किस की अपीलों पर समाअत शुरू होगी? देखें, जो अपीलों पे समाअत का सिलसिला है ये गुज़िश्ता रोज़ से जारी है, जो 10 तारीख तक जारी रहेगा। कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न की अगर मैं से बात कर लूँ तो 315 से ज़ायद अपीलें हैं जो कि दायर की गई हैं। उनमें से आज 57 अपीलों पे समाअत हुई है। इन 57 अपीलों में से 2 पर फैसले भी आ गए हैं, जिनमें एक NA 236 जो कि कराची का हलका है कौमी असम्बली का, वहाँ से जो PTI के रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी, उनकी अपील किया समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट के ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। वहाँ पर जो है इनकी अपील मंजूर कर ली गई है और
इनके फिरदौस शमीम नकवी के कागजात जो हैं ये मंजूर कर लिए गए हैं। वाज़ेह है कि फिरदौस शमीम नकवी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। जो इन पे एतराज़ था उसको आज ट्रिब्यूनल ने हटा दिया है और अब उनको इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया है। इसके साथ साथ एक कराची में सूबाई असम्बली का हलका है PS 86, वहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार थे मज़हर जुनेजो, उनके ऊपर रिटर्निंग अफसर ने उनके रिटर्निंग अफसर के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील दायर हुई थी उसको नामंजूर किया गया है। उसमें दायर जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है अदालत की जानिब से, और अब वो जो है इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं होंगे। तो कराची में जो सिंध हाई कोर्ट में जो 57 लोगों की अपीलें सुनी गई, जिनमें कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न शामिल हैं, इनमें से 2 के फैसले आज हो गए हैं और 55 पे नोटिसेस जारी हुए हैं। जो दीगर फरीकैन हैं 315 में से जिस तरह से मैंने आपको बताया उन पे भी नोटिसेस जारी हैं। और अगर अब मैं बात पूरे सूबे सिंध की कर लूँ, जिसमें सखर डिवीज़न है, लाड़काना डिवीज़न है और जो मीरपुर ख़ास है, तो उस पे भी नोटिसेस हो चुके हैं। बड़ी तादाद में 200 से ज़ायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करे थे उनके मुस्तरद हुए थे, तो उस पे अपीलें जो हैं दायर की गई हैं और उन पे समाअत का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला 10 तारीख तक जारी रहेगा। कराची में जो सिंध हाई कोर्ट मौजूद है वहाँ पे 3 जजेस इसकी समाअत कर रहे हैं, जबकि जो दीगर 3 जजेस हैं वह अंदरून सिंध में इसकी समाअत कर रहे हैं। तो सूबा सिंध में 6 जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं, वहाँ पे जो अपीलें दायर की जा रही हैं उन पे ये सिलसिला जारी है। ठीक है, ये समाअत का सिलसिला जारी है, 10 जनवरी तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। शोएब बनी, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों आगे बढ़ते हैं और इंतखाबी हलकों की बात कर लेते हैं कि कराची के जिला कुरंगी में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA 232, NA 233 और NA 234 पर आइंदा आम इंतखाबात होंगे। जिला कुरंगी का कमोबेश 50% इलाका छोटी बड़ी सनतों पर मुश्तमिल है। जिला कुरंगी 31,28,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। जिला कुरंगी में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,95,000 से ज़ायद है। जी हाँ बिल्कुल, जिला कुरंगी में सिंध असम्बली की 8 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। आवाम की यहाँ पर राय क्या है, इस इलाके के मसाइल क्या हैं, हमारे नुमाइंदे राउफना ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। कराची के दूसरे बड़े जिले में आबादी के लिहाज से 31 लाख से ज्यादा शहरी जिला कुरंगी में आबाद है। 50% इलाका सनती पर जबकि 50% इलाका रिहाइश पर मुश्तमिल है। जिला कुरंगी के क्या मसाइल हैं, इलाका मकीनों से जानते हैं, आइए मेरे साथ। इलाके की सूरत हाल कब से है और कितने अरसे से आप इस इलाके में रिहाइश पजीर और क्या क्या मसाइल हैं? तकरीबन 12-14 साल से ये हाल है। पानी बिल्कुल आना बंद हो गया। यहाँ पे पहले तकरीबन 12-14 घंटे पानी आता था, जो अब मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं आता। आप क्या कहेंगे, क्या क्या मसाइल है? कहूँगी बेटा कि मेरे घर में इतना पानी भरा हुआ था, ये गटर का और भरा हुआ है। आप चलें देखें, ये नाली बच्चों ने बनाई है, रोज सुबह उठ के इसको खुरचना पड़ता, तो ये पानी जमा होता है यहाँ। आप क्या कहेंगे? सर इसके बहुत मसाइल हैं। ये लेने जो है ना बहुत पुरानी है और लोगों के घरों के अंदर पानी है। और वो देखें आप, ये आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, इनको जितने पैसे बोलते हैं उतने पैसे मिलते हैं, लेकिन ये इनका भी बेचारों का कोई कसूर नहीं, ये अपना काम दिखाते हैं कि ये हमने कर दिया। और आप हालत देखेंगे, लोग इनके घर के अंदर पेशेंट है, वो अगले दिन यहाँ मैयत होगी, उस बेचारे ने टेंट वहाँ लगाया है। यार कम से कम आप वोट लेते हो, ठीक है हम वोट देते हैं, लेकिन आप कम से कम हमारे मसाइल तो हल करो, जो बुनियादी मसाइल हैं। सारे मसाइल ही यही हैं कि इसके अंदर गटर पानी का कई साल हो गए पानी नहीं आ रहा। गैस का मसला, भाई हम आज 50-70 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, आज हम इसी बात पे रो रहे हैं। नौकरी और आगे बढ़ने की बात तो दूसरी की बात है, ये बात ही अलग हो गई कि बेसिक मसाइल जो है ना उसमें उलटके हुए, बेसिक मसाइल में उलटके हुए। पानी नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी पानी, नमाजियों की इतनी परेशानी, आने जाने की परेशानी, निकलने की परेशानी, न कोई पुरसाने वाले दरखास्तें दे दे के थक गए। जगह जगह कचरा गंदा पानी, जो मैं कुछ पूछने वाले नहीं। पानी यहाँ से जो ना ज़ाया हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये? वो टैंकर कराची का ही पानी जो ना खरीद करके फिर हमें भेज दिया जा रहा है। 5 से 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ कोई पानी नहीं है यहाँ पे, पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और क्या है कि गैस तो 2.5 साल होने को हैं, गैस जो ना मुकम्मल तौर पे कहीं नहीं आ रहा है, ख़ास तौर पर अपनी इस आबादी में। अगर पानी आ रहा होता तो ये हाल होता, ये हाल बिल्कुल नहीं होता किसी भी सूरत में। वहाँ से जो है ना सारे इसी पे चल के जा रहे हैं। क्या कोई जो है ना नमाज पढ़ सकता है ऐसी चीज़ों पे जा करके? बंदे बदले, कोई अच्छे बंदे लेकर के आए
जो कि काम कर सकें, जो मुसलमान भी हों यानी कि हलाल खाने वाले भी हों। सिंध हुकूमत जो है ना वो जो है ना कुछ भी नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना बिजली बेच रही है। असल में बिजली जो है ना वही जो है ना खा रहे हैं और वहीं की दीवारों में जो है ना वो पैसे जो है ना छुपा छुपा कर रखे जा रहे हैं। गटर भरे में मेरे भाई, हमारे को गाड़ियां ले जाना साहब होता है। बड़े दावे करते थे जमात इस्लामी वाले, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, सीटों पे आए अब कोई काम वाम करने का होश ही नहीं है। और जहाँ जाओ गटर भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, दावे करते हैं सारे यहाँ पर आके, कोई कर नहीं सकता कुछ। पार्टी वाले जो लगभग कर गए हैं, जमात इस्लामी जो आ गई थी, उन लोगों को कंप्लेंट दे दे के थक गए हम लोग। कहीं ना इतनी कंप्लेंटें कहीं में रिसीविंग मिल रही है मगर कुछ भी नहीं हो रहा। पहले तो बहुत आके यहाँ बोल लेते, पीछे गली चले जाएं, ये कभी जिंदगी में हमने देखा भरी नहीं है। अभी इस टाइम पे फुल फ्लैग चल रही हो भर रही है, क्या कर सकते हैं, बोल बोल के थक गए भाई, किसको बोले। ये कोरंगी के हालात जब बदलेंगे जब इंसान बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे। अब वो लोग नहीं आएंगे, अब जब सारे झूठे लोग आ रहे हैं तो ख्वाब दिखाते हैं, फिर वही करते हैं। अगर बजट वहाँ से आपको मिल रहा है 1 करोड़ का, तो यहाँ 5 लाख रुपए लग रहे हैं। बाकी जहाँ कहाँ जा रहे हैं आप कुछ बोल नहीं सकते ना। इस गंदगी की वजह बहुत बीमारी हो रही है, कोई लातादाद बीमारियाँ हैं, बच्चे बीमार हैं, आए दिन अस्पतालों का रास्ता है, क्लिनिकों का 500 एक बच्चा दवाई लेता है, गरीब आदमी 1000 रुपये लग जाते हैं उसके। अब वो 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी नहीं, मगर 1000 रुपये वो अस्पताल को दे रहा है। अस्पताल का ही बुरा हाल है, वो दवाइयाँ अपनी बचा लेते हैं, बेच देते हैं और प्राइवेट को बोलते हैं मेरे क्लिनिक में आ जाना शाम को। कराची का दूसरा बड़ा जिला कुरंगी और 31 लाख से ज्यादा आबादी का ये जिला जो है वो हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। इलाका मकीनों और रिहायशियों के आपने जज्बात सुने, उनके पैगामात सुने, उनका इजहार ख्याल सुना कि ज़िला कुरंगी के अंदर ना पानी दस्तियाब है, ना बिजली दस्तियाब है, ना गैस दस्तियाब है और जगह जगह कचरे के ढेर हैं और सेवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इलेक्शन 2024 का ऐलान हो चुका है और अब सियासी दंगल सजने को तैयार है। कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। शाहकोट में भी सियासी गहमा गहमी जारी है। कौमी असम्बली का हल्का NA 111 और सूबाई हल्कों PP 132 और PP 133 पर मुश्तमिल है। NA 111 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,82,346 है। जी हाँ, यहाँ पर अवाम के मसाइल क्या हैं और अवाम का रुझान क्या है, किस नुमाइंदे को वो मुंतखब करना चाहते हैं। मुकीत अहमद हमारे नुमाइंदे, उन्होंने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। हल्का NA 111 में जिसके 2 सूबाई हल्के PP 132 और PP 133 हैं। इलेक्शन 2018 में इस हल्के का नंबर NA 117 था, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर ने जीतकर असम्बली में अपनी जगह बनाई। उन्होंने काम किए या नहीं किए और अब इलेक्शन 2024 में अवाम किसको वोट देना चाहती है, आइए अवाम से ही जानते हैं। वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह है? नवाज शरीफ सरमायाकारी है, तवज्जो जो हुकूमत आती है खुशहाली होंदी है। अब वो आएगा तो क्या करेगा? ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। वोट PTI तहरीक इंसाफ को। क्या वजह? वजह एक अच्छी पार्टी है, करप्शन नहीं है उसमें। हल्के में पहले काम नहीं हुए यहाँ पे जो तरीके इंसाफ ने आगे करवाने हुए हैं काम। हम मुल्की सतह पर देखा जाए तो PTI बेहतर है इनसे। उनको 40 साल इन्होंने काम ही किए, अभी इकट्ठे हो गए हैं, सारे काम करेंगे। ये काम नहीं चाहिए। PTI ठीक है, बेहतर है हमारे ख्याल। वोट किसको देंगे और क्यों जी? वोट नवाज शरीफ को देंगे इसलिए कि उसने धमाके किए। अगर उसने पैसे लेने होते तो क्लिंटन $5 अरब दे रहा था, उसने नहीं लिए, ठकरा दिए। ये जो चोर कहते हैं ये खुद चोर है, आज चोरी में पकड़े हुए हैं, इसलिए हम वोट नवाज शरीफ को देंगे। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਲਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਬੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। किसको वोट देंगे आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुस्लिम लीग नून को? मैं किसी को भी नहीं दूंगा। क्यों किसी को वोट क्यों आप जाया करेंगे? हालात नहीं है सही, हालात नहीं है सही। क्या हुआ? हम सुबह जब निकलते हैं ना, चोर डकैत हमें लूट लेते हैं, हमारी हिफाजत ही नहीं है। वोट किसको दें हम? वोट किसका? वोट QB नंबर 804। वजह वो जो है एक अच्छा ईमानदार बंदा है, सच्चा आदमी है, क्योंकि इस मुल्क में सारे चोर आदमी है।
नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, मौलाना चोर, सारे चोर है। यहाँ पे अगर इंसाफ किसी ने लाया वो ने लाया, के बगैर मैं अपने बाप को भी नहीं देता हूँ। काम तरक्याती काम के लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, महंगाई के लिहाज से हर तरह से बेनिफिट दे रही थी। ठीक है, जो पीटीआई की हुकूमत आई है 3.5 साल में, हमें एक भी बेनिफिट दुकानदार को स्पेशली नहीं मिला, ताजर बरादरी को नहीं मिला। उस लिहाज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे लिहाज से तो नॉन लीग पिज़्ज़ा बेस्ट है। पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। 8 फरवरी को लोग ऐसे निकलेंगे कि इनको पता नहीं चलेगा कि लोग कहाँ से निकल के वोट डाल रहे हैं। वोट NA 111 की आवाम के मिले जुले तासुरात आपने सुने। कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाना चाहते हैं, जबकि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं। लेकिन इस हल्के का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। और अब बात कर लेते हैं सनती एतबार से पाकिस्तान के 5वें बड़े शहर गुजरांवाला की, जिसे पहलवानों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर सिख रहनुमा राजा रंजीत सिंह ने बनाया। इसका पुराना नाम खानपुर सांसी था, जो कि बदल कर गुजरांवाला का नाम तब्दील कर दिया गया। गुजरांवाला में आम इंतखाबात 2018 का हल्का NA 80 हतमी हल्का बंदियों के बाद आइंदा आम इंतखाबात में NA 77 बन गया है। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 77 लद्धावाला, वड़ाइच, गखड़, तलवंडी, खजूरवाली, कंटोनमेंट बोर्ड, किला दीदार सिंह, कोट इसाक और मदो खलील के इलाकों पर मुश्तमिल है। तो NA 77 की आवाम इस दफा किसे मुंतखब करेगी, जानते हैं जुबैर भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी, मैं हूँ गुजरांवाला से जुबैर भट्टी और आज बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्का NA 77 की, जो 2018 में NA 80 था और यहाँ से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक भारी अक्सरियत से वोट हासिल किए और पहले नंबर पर रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर रही। हम पहुँचे इस हल्के में और जानेंगे मुख्तलिफ वोटरों की जुबानी कि वो इस बार किस पार्टी को वोट देकर कामयाब करते हैं। आए आप हमारे साथ चले। 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? पीटीआई को जनाब। देंगे पीटीआई को वोट, बस हमें अच्छा लगता देंगे, कोई जरूरी नहीं है, कोई रीजन हो तो फिर ही देता है। हमें वो अच्छा लगता हम देंगे। वो कड़ी चोर है, तू किस हिसाब से वोट देना है? बस पीटीआई को देंगे, जो मर्जी कहते रहे ये लोग। हां, की करते रहन। ठीक है, अभी मेरी बात सुने आप। एक मिनट, वो अपनी वो प्लेटें डलवाने के लिए गया था। 50 रुपए के स्टाम्प, यार एक मिनट, 50 रुपए के स्टाम्प पे वो गया था। 4 साल बाद आया है। 4 साल के बाद उसको याद है कि मैंने पाकिस्तान जाना है। इससे पहले किधर था? ठीक है, मेरी गल सुनो, बाहर गया ना, मेरी सुन गल, और वो उधर से इधर आ रहा कमाने के लिए। बाहर गया रहा, अभी कोई गल बहरहाल भाई, हमने तो पीटीआई को देना वोट, जो करना है किसी ने कर ले इंशाल्लाह। आप किसको वोट देंगे? हमारा तराजू को वोट जाएगा, इंसाफ के साथ। ठीक है, गल बना ले। आप बताएं, आप किसको वोट देंगे? जी, तहरीक लब्बैक, जो दीन का तहरीक लब्बैक को, जो दीन का काम करेगा हम उनके साथ। वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ इंशाल्लाह ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। बड़ा बेहतरीन काम है और ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। किस पार्टी को इस दफा वोट देंगे? पीटीआई ਨੂੰ ਸਰ एक वोट। ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੋਲਪਪਤ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆਦਮੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਬੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक नंबर आदमी है। तो नून लीग ने काम करके दिखाया। नून लीग के हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है, के दौर में महंगाई ज़्यादा थी। इस वजह से हम चाहते हैं कि हम नून लीग को कामयाब वोट दें, कि अपने वोट को ज़ाया मत करें। हम चाहते हैं कि हम नून लीग को वोट दें और नून लीग को कामयाब करवाएं। इमरान के वक्त आटा सस्ता था, अभी महंगा है। पहले भी कुछ 3-4 दफ़ा पहले नून लीग को वोट दे चुके हैं, अब कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। तो कोशिश यही है कि कुछ बेहतरी आए इस गुजरांवाला के लिए, इस हल्के के लिए। तो अब इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। मैं वोट किसी को नहीं देना है, कोई किसी बंदे को कोई वोट नहीं, बस नहीं किसी को नहीं देना। हर बंदा जो ना भाजी परेशान है, जी हुकूमत आती है ना, हर बंदा ही परेशान होता है। ठीक है, मैं खुद ड्राइवर बंदा वा, असी घर खाना खाण तो मजबूर हो जाते हैं। 27,000 रुपया सैलरी है, ठीक है, हर बंदा अपने घर परेशान है। जी हुकूमत है, मैं किसी को वोट नहीं देना है। कोई गरीबां दे कोले खो के खांदे ने पे, गरीबां नूं केरा ना
ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, सब कुछ इन्होंने मजदूरों के लिए करते हैं। भट्टो साहब भी मजदूरों के लिए किया था, बेनज़ीर भी मजदूरों के लिए किया था, अगम बिलावल भट्टो भी मजदूरों के लिए काम करते हैं। आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ ਨੂੰ। क्यों देंगे नवाज शरीफ को? ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤਗੜਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। वो जो लोग कुछ करके दिखाते हैं ना, लिमा तकूलूना माला तफालून की जिंदा तस्वीर बनते हैं, हम उनके जो है ना सपोर्टर हैं। वो तो बातों बातों में तो हर बंदा जो है ना वो फराडियां नू ज़्यादा वल हुंदा है चारण दा। ये फराडिये ने ये जेड़ा ना PTI वाले ये बंदियां नू गल्लां गल्लां च कायल करके करदे का कंडा नहीं है, ये फ्रॉड है। वोट जी आपने मुख्तलिफ इस हलके के लोगों की बातें सुनी, हमने मुख्तलिफ जो हलके के इलाके थे उनका विज़िट किया, उसमें जाकर लोगों से बातें की। उसमें ज़्यादातर 2024 के इलेक्शन में जो लोग हैं वो मिली जुली राय रखते हैं कि इस बार अब देखना है कि 2024 का इलेक्शन जो 8 फरवरी का इलेक्शन होगा उसमें किस पार्टी को लोग वोट देकर कामयाब करते हैं और किस पार्टी पर अपने वोट का इत्मीनान जो है बहाल करते हैं। जी ठीक है, ज़ुबैर भट्टी ने हमें बताया कि वहाँ की आवाम की क्या राय थी और आइंदा इंतखाबात में वो किसको मुंतखब करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। खुदा हाफिज़।